हाँ, तो आज से अपनी इंग्लिश की जो कैप्सूल सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आपको मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी इस चीज़ की। और ये जो 7-8 दिन मैंने आपको लिए हैं, ये आपने मेरे साथ प्रॉमिस भी किया है और आज आप सभी अभी 4 बजे उठ भी गए हो। और यूं ही अब मेहनत करनी है, जैसे अपने क्लास 10th के अंदर झंडे गाड़े थे वैसे ही अपने झंडे गाड़ने हैं। और मेहनत आपको बिल्कुल कहते हैं ना जी जान से करनी है। ये छोटे छोटे मेरी तरफ से प्रयास हैं, 100% कोई किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन पहले सिलेक्टेड जो कैप्सूल है पहले इनको याद कर लो, ये याद हो जाते हैं तो फिर और कुछ आगे करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी बुक याद करना पॉसिबल किसी के भी नहीं होती है, अब टाइम भी कम है। इसलिए मैंने ये जो चैप्टर लिया है आपका, सॉरी ये चैप्टर 1 to लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक पूरे 8 चैप्टर के आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो अपन इसके अंदर लिए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये पूरा का पूरा आपके कैप्सूल फर्स्ट होगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके अंदर आ जाएंगे फ्लेमिंगो प्रोज के, ठीक है। बस सिलेक्टेड क्वेश्चन, इस बार मैंने क्वेश्चन की कुछ खास बात ये रखी है कि इंग्लिश के साथ में हिंदी भी रखी है। हालांकि आपको हिंदी उतारना नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ताकि ईजिली समझ में। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर जस्ट अभी इसी के बाद में जस्ट कैप्सूल सेकंड भी आपको मिल जाएगा, ताकि दोनों एक साथ कैप्सूल पढ़ लेना। वो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट, तो खूब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ये इसके भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट भी तो इन्हीं से बने हुए हैं। तो प्रोमिस एक ही करना है कि आज का आज, अभी का अभी याद करना है। ये अपने आप से प्रोमिस करना है, जैसा कि आपने किया भी है, क्योंकि थोड़ी जान तो झोंकनी पड़ेगी। फरवरी आ चुकी है अब, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या कुछ ऐसा मैंने देखा। तो क्वेश्चन हिंदी में तो आएगा नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो आराम से समझ में आ जाएगी हिंदी करना भी, इसलिए मैंने साथ में लिया ताकि वहाँ पहचान भी आ सके कि हाँ क्या क्या रहा है। अब कुछ टूटा फूटा आंसर भी अगर याद हो गया तो भी हिंदी के साथ में याद करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। तो देखो क्या देखा था, आपको पता ना कि रोजाना बहुत चहलकदमी रहती है, बहुत शोरगुल रहता है, लेकिन आज जो स्कूल के दिन है एकदम शांत है, सभी चुपचाप बैठे हैं। क्या बात है वो चीज़ देखो कि देयर यूज टू बी ए ग्रेट hustle and bustle in the school on the normal days, but that day there was silence all about the school। यानी कि सामान्य दिनों में स्कूल में बहुत अधिक चहल पहल, इसका मतलब हस्टल मस्टल का मतलब क्या हो जाएगा, चहल पहल रहती थी। बट अब जो आज है उस दिन पूरे स्कूल के अंदर बिल्कुल शांति है, ठीक है। और जो टेबल की आवाज़ें आती है भाई, आगे पीछे खींचते हैं और जो अब टेबल की आवाज़ आती है अपन सब बैठते हैं, तो नो नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क एंड लेसन बीइंग रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन कुड बी हेard। और मेज की जो टेबल की आवाज़ है वो भी उसकी भी कोई नॉइज़ नहीं आ रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे कि उसको अपन ओपन और क्लोज करते हैं, खोलने और समवेत स्वर में पार्टों के जो दूसरे जो रिपीट करवाते हैं अपन, चैप्टर रिवाइज करते हैं, उनका शोरगुल भी नहीं हमें सुनाई दे रहा है। देख लो भाई, लेसन बीइंग रिपीटेड लाउडली यूनिसन कुड बी हियर्ड, वो भी हमें सुनाई नहीं पड़ रही है। ऐसा उसको एक बिल्कुल कहता है ना कि एकदम अजीब सा लगा, डिफरेंट लगा। आराम से याद हो गया, नहीं हो गया, हाथों हाथ याद हो जाएगा। सेकेंड है हाउ डिड द ऑथर कम टू नाउ दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेखक को कैसे पता चला कि ये फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था, है ना। तो ये आपको पता ही है ना कि 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो गया था, मैंने आपको कहानी पढ़ा रखी है। तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ठीक है। बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि अब टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ कौन से डिस्ट्रिक्ट, अलास और ये कौन से अपने लोरेन, ठीक है। यानी कि ये कह दिया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया कि बर्लिन से आदेश आ गया है। देख लो बोले स्टूडेंट दैट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, आराम से समझ में आ रहा है, आदेश आ गया है कि अल्लास और लोरेन जो स्कूल है, जिले हैं, उन जिलों में स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये देख लो अपने स्कूल्स ऑफ अलास एंड लोरेन एंड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। इसीलिए ये जो फ्रेंच भाषा का है उनका अंतिम चैप्टर, इसके बाद में आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, फ्रेंच आपको नहीं पढ़ सकते आप, बहुत ईजी है। तीसरा, तो ये थोड़ा बेनिफिट रहेगा हिंदी इंग्लिश साथ में रहने से। वाई वर सम विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचर्स ऑफ द क्लास दैट डे। कक्षा की जो पीछे की सीटें रोजाना खाली रहती थी, आज उसके ऊपर कुछ ग्रामीण क्यों बैठे थे, जबकि रोजाना तो खाली रहती है। बड़ी मतलब अटपटी सी बात लगी। तो देखो सम विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द बैंक बेंचेज है वो, ठीक है, बैंक बेंचेज ऑफ द क्लास एज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज सिंसियर सर्विस। मतलब आपने देखा होगा खूब सारे गाँव में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग अपने दादाजी से भी बड़े या दादाजी के एज के, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो कभी स्कूल भी नहीं गए, तो वो अगर उनकी तरह ये थे, ये भी कभी स्कूल नहीं गए, वो बुजुर्ग थे, लेकिन वो जो मिस्टर हैमल है, ठीक है, मिस्टर जो हैमल है,
ये इन हेमल को, एम हेमल को ये थैंक बोलने के लिए आए थे कि हम तो मतलब बैड लक थे कि स्कूल नहीं जा पाए और आपसे ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, लेकिन आज ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है इसके लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी फ्रेंच हमें पढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, इसके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। गांव के वे लोग जो पीछे की बेंच पर बैठे थे क्योंकि उन्हें दुख था कि वे स्कूल नहीं गए थे और वे हेमल को उनकी निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद भी देना चाहते, इसलिए आए थे वो, ठीक है, क्योंकि वो सब के सब क्या थे, वो फ्रेंच थे, लेकिन उन्हें प्यार भी था फ्रेंच लैंग्वेज से, लेकिन अब करें तो क्या करें, ठीक है, वो तो कभी स्कूल गए नहीं, सीखे भी नहीं, और अब बस तो जर्मनी की पावर आ गई वहाँ पर। अगला, हाउ डिड एम हेमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल, एम हेमल ने स्कूल को अलविदा किस प्रकार कहा था, याद है ना, जब उसने अलविदा कहा था क्या लिखा था, जितना जोर लगा सकता है अपने बोर्ड के ऊपर लिखा था वाइला फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, यानी ही और केम विद द इमोशन एज टू क्लाउस्ट्रल, यानी कि घड़ी के जैसे ही 12 बजे, 12 बजते ही वे भावनाओं से भर गए, ठीक है, इमोशन से भर गए, जैसे एक इंसान जैसे घबरा सा जाता है ना, वो भर जाता है, वैसे भर गए, और वे खड़े हुए और उन्होंने बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिखा और हाथ के इशारे से स्कूल की छुट्टी होने की घोषणा कर दी। देख लो, ही स्टूड मतलब खड़े हुए एंड रोट, लिखा क्या, वाइला फ्रांस, ठीक है, जो भी लैंग्वेज है, विवे जो भी आप बोलना चाहो बोल दो, अपने हिसाब से याद कर लेना, पर उनको याद करना कुल मिला के, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। कितनी इजी लैंग्वेज लिखी है मैंने, मतलब ये उसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, ब्लैक बोर्ड, एंड डिसमिस्ड द स्कूल विथ गेस्चर ऑफ हिज हैंड, और स्कूल हाथ से इशारा कर दिया कि बस छुट्टी हो गई है, जाओ, बहुत ईजी है। अगला, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही हैड, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, तो साहिब जो था, लड़का था, वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा था, वह मतलब कहाँ से आया था, ये भी आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, साहिब इज़ ए यंग बॉय हु इज इंगेज्ड इन रैग पिकिंग, ठीक है, यानी कि रैग पिकिंग। साहिब एक छोटा लड़का है, देख लो, यंग बॉय जो कचरा उठाने काम में लगा है, जो हु इज इंगेज्ड इन रैग पिकिंग, रैग पिकिंग का मतलब, रैग कीपिंग का मतलब कचरा उठाना, तो आराम से हिंदी इंग्लिश को साथ में लेके चलो तो आपको ट्रांसलेशन सेंटेंस बनाना आ जाएगा। ही इज़ लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है, यानी कि वह कचरे के ढेर में पैसा ढूंढ रहा है, पैसा ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज़ लिविंग एट सीमापुरी, ये सीमापुरी दिल्ली के पास वाला जो इलाका, आजकल वह सीमापुरी में रह रहा है, ठीक है, ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका, ढाका से इसकी परिवार बांग्लादेश आया था, उसका परिवार जो है वो बांग्लादेश से आया था। कितना सिंपल है बताओ, बहुत ईजी है। अगला, वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है ना फिरोजाबाद शहर, तो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि वो कांच की जो आकार है, ऐसा मान लीजिए कांच की चूड़ियाँ जो बनाते हैं उसके लिए फेमस है। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, और हर जो फिरोजाबाद का हर परिवार है, हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है, हर दूसरा परिवार। एवरी अदर फैमिली का मतलब है हर, या फिर एवरी सेकंड फैमिली कह सकते हैं, लेकिन अदर फैमिली ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा। एवरी अदर फैमिली मतलब हर फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स, ठीक है, बहुत से परिवारों ने भट्टियों के आसपास कांच को जोड़कर चूड़ियाँ बनाते पीढ़ियाँ गुजार दी, ठीक है, अपनी जनरेशन पूरी बिता दी है, क्योंकि उनका वो खानदानी काम है। तो इंग्लिश और हिंदी साथ में लेने से आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। कम से कम हिंदी में अगर आंसर बनाना सीख जाओगे ना, तो फिर उसको इंग्लिश में टूट फूट के भी कैसा भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला, हाउ डू रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, तो कचरा बीनने वाले सीमापुरी में किस प्रकार रहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि रैग पिकर्स जो रहते थे वो कैसे रहते थे, मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी इन मड स्ट्रक्चर विथ रूफ ऑफ टिन एंड ट्रैपिल, जिसको हम तिरपाल बोलते हैं। कचरा बीनने वाले सीमापुर कच्चे मिट्टी के ढांचों में जिनकी छतें टिन, देखो रूफ का मतलब छत होती है, मड स्ट्रक्चर था यानी कि तिरपाल, और इसकी होती थी, उसकी जो छत होती थी वो कच्ची मिट्टी की, मड स्ट्रक्चर मतलब कच्चे मिट्टी के ढांचों के रहते थे वो, और उनकी छतें वो टिन या तिरपाल से ढक के रखते थे बस। उन्हें सीवर, नाली, नल, ये पीने का पानी भी नहीं मिलता था, कोई सीवर जैसे, इसका मतलब ये कि वो मतलब वहाँ पर कोई भी उनकी सुविधा फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अगला, व्हाट इज द फ्रेज, ये जो फ्रेज है स्टील कैनिस्टर हैवियर, ठीक है, स्टैंड इन रिलेशन टू सोएब, ये जो एक फ्रेज लिखी हुई है, फ्रेज जानते हो ना, फ्रेज, साहिब के संदर्भ में भारी स्टील कनस्तर, इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य साहिब के रेफरेंस में, तो देखो, इट इज द सिंबल ऑफ द लॉस ऑफ हिज फ्रीडम, वर्किंग अंडर प्रेशर एंड कंपल्शन विथ अनविलिंगनेस, यानी कि ये जो है ये मजबूरी है उसकी,
ये शब्द जो है ना ये मजबूरी बस करना पड़ रहा है, वो नहीं चाहता, वो खुश भी नहीं इस काम से। वो ये कि ये उसकी स्वतंत्रता को खोने, मतलब स्वतंत्रता को दबा दिया गया है, दबाव में कार्य करने और अनिच्छा मतलब इच्छा नहीं है, वो बंधन के साथ में कार्य करने का प्रतीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे फ्रेज वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। ठीक है, अगला, वाई डिड डगलस डिसाइड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, यानी डगलस ने प्रशिक्षक की मदद से लेने का निश्चय क्यों किया? समझ तो गए होंगे, डगलस तैरना नहीं जानता था, तैरना सीखने के लिए, क्योंकि उसको पानी का डर था। तो द फियर ऑफ वाटर हैड ओवरवेड डगलस, यानी कि जो पानी का जो डर है, फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर है, वो डगलस पर हावी हो चुका था। ओवर पावर्ड का मतलब हावी हो चुका था, बहुत ज़्यादा डरता था पानी से। बट द इंजॉयमेंट ऑफ बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग कंटिन्यूसली इंटरेस्ट हिम, यानी लेकिन वो ये ना कि वो जो है नाव खेलने, मछली पकड़ने और तैरने का उसे शौक था। इंजॉयमेंट ऑफ बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, ये सब उसका शौक था, जैसा कि हर किसी को होता है। ये सब आनंद लेना उसे लगातार आकर्षित करते रहते थे कि यार ये तो मुझे करना चाहिए, देखो कितना मज़ा आता है बोटिंग करने में, ये सब। इसलिए उसने तैरना सीखने के लिए प्रशिक्षक की मदद लेना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे अब सीखना है, लेकिन एक प्रशिक्षक की मदद सीखूंगा, एक अच्छा स्विमर बनूंगा। ठीक है, फिर व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी कौन सी है पता है ना, यही स्टोरी जो ये चैप्टर आपका डगलस वाला, ये इसी चैप्टर की स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो देखो यही मिलती है कि जो अगर हिम्मत रखता है, आपके लिए भी लागू होती है। ठीक है, जो हिम्मत रखता है, जिसका विश्वास पक्का हो, वो कभी हारता नहीं है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वन शुड नेवर गिव अप होप, बिल्कुल सही बात है। ये कहानी ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आशा नहीं हो त्यागनी चाहिए, होप, उम्मीद हमेशा जगा के रखनी चाहिए कि मैं आज V95 बना सकता हूँ, और बना सकते हो अगर इसका इस तरीके से पढ़ोगे तो। बिसाइड्स इट इज़ टोटली पॉसिबल टू ओवरकम वंस फियर, और बस यही, इसके अलावा व्यक्ति के लिए अपने भय पर विजय पाना पूर्णतः संभव है। अगर ऐसा सोच लेता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आई विल, ये ध्यान रखना। What did Douglas plan to save himself when he went down for the first time in water? डगलस ने स्वयं को बचाने की क्या योजना बनाई जब वह पहली बार पानी में गया था? पता ना, वो नीचे जाके ऐसा जंप करा था। हाँ, वो पहले तो चुपचाप ऐसे उकड़ू बैठ गया था। तो ही हिट द वाटर इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, वह बैठी हुई मुद्रा में पानी से टकराया। ठीक है, उसने योजना बनाई कि जब उसके पैर पेंदे को छुएंगे ना नीचे बेस को, तो वे उछाल मारकर, यानी ही प्लान्ड टू स्प्रिंग अप। ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। ही प्लान टू स्प्रिंग अप मतलब ऊपर आ जाएगा कब? व्हेन, जब हिज फीट, उसके पैर जो है, टच द बॉटम, जब बेस को बॉटम को टच करेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश तो साथ में लोगे, सारी याद हो जाएगी। ठीक है, ही वुड कम टू द सर्फेस एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। पैडल मारने की तरह से, पैर साइकिल से पैडल मारते हैं वैसे ही पैर चलाएगा, यानी कि वह उछल मारेगा और पानी की सतह पर आ जाएगा, तो तैरता हुआ किनारे तक पहुँच जाएगा, पूल तक। ठीक है, यानी कि एज ऑफ पूल का मतलब है पूल के किनारे तक पहुँच जाएगा। फिर देखो, वाई डी डगलस गो टू वेंटवर्थ लेक, यानी कि जो वेंटवर्थ लेक है, डगलस वेंटवर्थ झील पर क्यों गया था? उस झील पर क्यों गया था बताओ? तो पता है ना आपको, अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं एकदम अच्छा एक्सपर्ट, एक अच्छा स्विमर बन गया कि नहीं बन गया, डर को दूर भगाने के लिए। डगलस वेंट टू वेंटवर्थ लेक टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को देखो, प्रूव हिमसेल्फ मतलब खुद को सत्यवाद दिखा, खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए, दैट ऑल द टेरर हैड गॉन, कि मेरा जो डर है, पानी का जो फोबिया है, वो दूर हो गया क्या? ठीक है, वो चला गया उसको भगाने के लिए। ही टेस्टेड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग देयर फ्रॉम दिस एंड टू द एंड, वह खुद को, समझ रहे हो ना, कि क्या उसका सारा डर चला गया क्या? उसने इस छोर से उस छोर तक तैर कर अपने आप को परखा। ही टेस्टेड हिमसेल्फ, खुद को परखा, खुद को चेक किया, इस छोर से लेके उस छोर तक गया। मेरे साथ के साथ याद हो जाएंगे, ईमानदारी से पढ़ना, ऑनेस्टी के साथ में, बिल्कुल तन मन से, और हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और इतना आप कर सकते हो यार। अगला देखो, हाउ डिड द करप्टर वेलकम द पैडलर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो हाँ 2 लाइन है वैसे, तो चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जमींदार ने फेरी वाले का स्वागत किस प्रकार किया? बताओ कैसे किया था? कि एज सुन एज द पैडलर नॉक्ड एट द डोर ऑफ द क्रॉप्टर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। ठीक है ना, कि जैसे ही फेरी वाला जो आया था, फेरी वाले ने जमींदार से जो रात के लिए शरण मांगने के लिए उसके द्वार को खटखटाया, है ना, लिखा हुआ ना कि नॉक्ड एट द डोर, उसके द्वार को जब खटखटाया पैडलर ने, तो हुआ क्या था कि द क्रॉप्टर ओपन द डोर, जो क्रॉप्टर था, जो जमींदार, क्रॉप्टर जमींदार ने ओपन द डोर, अपना दरवाजा खोला, एंड वेलकम एंड वार्मली, उसको बड़े प्यार से, कहता ना, बिल्कुल पूरे स्वागत के साथ में, जोश के साथ उसका स्वागत किया। और ही गेव हिम सफर, और उसने भोजन भी दिया, आराम से उसको वहाँ पर रोका और भोजन भी खिलाया। अगला, हाउ डिड द रेट्रैप पैडलर लीड हिज लाइफ, चूहेदानी विक्रेता ने अपना जीवन कैसे जिया?
है ना, कैसे जिया था। तो रेट ट्रैप वॉज ए वैगबॉन्ड, यानी कि चूहेदानी विक्रेता एक खानाबदोश था, ठीक है, खानाबदेश था। और ही वॉज ए लॉनली मैन हु सोल्ड द रेट ट्रैप ऑफ वायर हियर एंड देयर, बिल्कुल सही बात है। हियर एंड देयर का मतलब यहाँ से वहाँ, ठीक है, फिर वहाँ से यहाँ, यानी कि वह एकाकी व्यक्ति था। देख लो भाई, ही लॉनली मैन का मतलब होता है अकेला था, जो तार की बनी, देख लो द रेट ट्रैप ऑफ वायर, जो तार से बनी हुई थी, उस चूहेदानी को यहाँ से वहाँ बेचता था, ठीक है। सोल्ड का मतलब ही वॉज ये सोल्ड, हु सोल्ड द रेट ट्रैप, जो चूहेदानी को बेचता था। ही समटाइम्स स्टोल मनी ऑल्सो, वे कभी कभी पैसा भी चुराता था, ये उसका काम था। तो बेसिकली जैसे उसने वो 30 जो चुराए थे इनके, तो जो जो एक चमड़े की उसमें लपेटे हुए थे, तो उसको ऐसे ही चुरा के लेके गया था, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत आदत थी चुराने की। अगला, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का जो अभी पढ़ रहे हैं, इसी स्टोरी का कहानी का क्या मतलब है कि द स्टोरी मतलब क्या शिक्षा मिलती है हमें। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड गुड बिहेवियर कैन चेंज इवन ए क्रिमिनल माइंड, वी शुड ट्रीट एवरीवन विद लव एंड काइंड। बहुत बढ़िया, ये कहानी कहती है कि कितना ही बड़ा काइंडनेस क्या ना हो, क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर वो अच्छे लोगों के मतलब कहते हैं ना कि संगत में रहेगा तो वो भी सुधर सकता है। यानी कहानी संदेश देती है कि दयालुता के कार्यों व अच्छे व्यवहार से किसी भी अपराधी के हृदय को भी बदला जा सकता है। हमें सभी के साथ प्रेम व दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। बहुत ईजी। अगला, वाई डिड गांधी जी चाइड द लोवर्स हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम अबाउट द पोर शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों लताड़ा जो उनको गरीब मटाईदारों के विषय में अवगत कराने आए थे। तो देखो, मुजफ्फरपुर लॉयर्स था, मुजफ्फरनगर का जो वकील था, हु फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट कैम टू मीट गांधी जी। कितने ईजी लैंग्वेज है कि मुजफ्फरनगर के वकील जो किसानों के समूहों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करना, पीजेंट ग्रुप का मतलब किसानों का समूह है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, करते थे। ही चाइडेड देम फॉर चार्जिंग बिग फी मतलब फी फ्रॉम द पोर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि गांधी जी से मिलने आए थे, गांधी जी ने उन्हें गरीब किसानों से बड़ी फीस लेने के लिए लताड़ा था कि आप गरीब किसान हैं, ये अपनी मांग मानने के लिए आपके पास में आए हैं, वकील बनाने के लिए आए हैं, ये कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इतनी महंगी फीस लेते हो इन गरीब किसानों से। इसलिए गांधी जी ने उनको लताड़ा था कि आपको शर्म आनी चाहिए, गरीब पैसा कहाँ से लाएंगे किसान, आपको कम पैसों में इनका जो है वो केस लड़ना चाहिए, ठीक है, ये बात है। अगला, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था। तो देखो, राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर इलिटरेट पीजेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये चंपारण, राजकुमार शुक्ला गरीब और अशिक्षित चंपारण जिले का किसान था। बहुत ईजी है। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो मतलब नील की खेती, ठीक है, तो उसने गांधी जी से नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या मिटाने हेतु प्रार्थना की। देख लो भाई, रिक्वेस्टेड गांधी जी, कितनी ईजी लैंग्वेज है, उसने प्रार्थना की थी गांधी जी से, रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स, की जो नील की खेती इसकी प्रॉब्लम खत्म किया जाए। बहुत ईजी लैंग्वेज है, मेरे साथ याद हो जाए, गारंटी है, मेरे घर सही से सुन लोगे ना तो याद हो जाएगा। एक दो बार और सुन लेना बस, ठीक है। वोट मेडिसिन वर अवेलेबल फॉर पीजेंट इन चंपारण, चंपारण में किसानों के लिए क्या दवाइयाँ थी, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देर आर 3 मेडिसिन, वहाँ पर 3 तरह की दवाइयाँ मौजूद थी चंपारण किसानों में, क्योंकि वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, मेडिकल सुविधा थी नहीं, लेकिन गांधी जी ने वहाँ पर अवेलेबल कुछ करवाया था। तो एक तो था कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, कुनेन, और एक हो जाएगा आपके सल्फर ऑइंटमेंट, यानी सल्फर की जो है मलहम जो होता है जिसको लगाया जाता है दर्द वगैरह होने पर, वो, ये अच्छा ध्यान रखना, ठीक है। अगला, पैनकेक क्या है, व्हाट वाज द पैनकेक। तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक, बिल्कुल सही बात है। पैनकेक श्रृंगार जो करते हैं ना, मेकअप जो करते हैं, श्रृंगार सामग्री का व्यापारिक नाम था जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भरकर खरीदता था, जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर के खरीदता था। जेमिनी स्टूडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट में भी लिखूंगा अगली कैप्सूल में। हाउ डिड द मेकअप डिपार्टमेंट हैव अ ग्रेट डील ऑफ मटेरियल इंटीग्रेशन, श्रृंगार विभाग जो है वो किस प्रकार राष्ट्रीय एकता से परिपूर्ण था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर वॉज ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिफोर ए प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन इट, वहाँ देश के विभिन्न भागों से लोग थे जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, वहाँ किसी कार्यक्रम के शुरू होने से पूरे बहुत राष्ट्रीय एकता थी। देख सकते हो, देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बिफोर ए प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन इट, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता उनसे पहले जो कुछ कार्यक्रम होते थे वो देशभक्ति वाले काम होते थे, यानी कि वहाँ किसी भी कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व राष्ट्रीय एकता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है, व्हाट वाज द
सुब्बू नॉवेल अबाउट, सुब्बू का जो उपन्यास है वो किस बारे में था। देखो कि सुब्बूज नॉवेल थिलना मोहनबल, क्या नाम था, थिलना मोहनबल, वॉज अबाउट द देवीदास बोल सकते हो, या फिर हाँ देवदासीज, सॉरी देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। ही डिफेक्टली क्रिएटेड ए डजन कैरेक्टर्स इन इट, बिल्कुल सही बात है। सुब्बू का जो उपन्यास है जिसका नाम था थिलना मोहनबल, जो 20वीं शताब्दी की जो देवदासियाँ थी उनके बारे में था। और ही डिप्टली क्रिएटेड ऑन डजन के, मतलब इसके अंदर चातुर्य से दर्जन भर पात्रों की रचना की, दर्जन भर इसमें पात्र थे। पात्र का मतलब मान सकते हो किसी 12 जनों के बारे में, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, आपको तो याद रखना है। व्हाट वाज एमआरए एंड हाउ डिड इन्फ्लुएंस द तमिल ड्रामा, एमआरए क्या है तथा इसने तमिल नाटक को कैसे प्रभावित किया। पहली बात, एमआरए की फुल फॉर्म क्या है, मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी, मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी, यानी कि मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी एक ग्रुप था, एक ग्रुप दैट प्रेजेंटेड टू प्ले एट स्टूडियो, जो स्टूडियो के अंदर 2 नाटक किया करता था, प्रस्तुत करते थे। और द तमिल ड्रामा कॉपीड द सनराइज एंड सनसेट सीन फ्रॉम देयर प्लेस, जो तमिल नाटक होते थे ना, तमिल ड्रामा का मतलब तमिल नाटकों ने इनसे सूर्योदय व सूर्यास्त, देख लो भले, सनराइज का मतलब सूर्योदय और सनसेट का मतलब सूर्यास्त के दृश्यों को ही नकल करता था, नकल थी। अगला, हाउ डू सम पीपल एस्टेब्लिश द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरव्यू, कुछ लोग साक्षात्कार जो इंटरव्यू जो होता है उसकी प्रभावशीलता को किस प्रकार स्थापित करते हैं। तो बहुत इजी है, जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में, कि सम पीपल क्लेम दैट द इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, दे बिलीव दैट टेकिंग और गिविंग इंटरव्यू इज एन आर्ट, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग दावा करते हैं कि साक्षात्कार सत्य का स्रोत होता है, उनका विश्वास है, देख लो कि दे बिलीव दैट, उनका विश्वास है कि टेकिंग और गिविंग यानी कि साक्षात्कार लेना और देना एक इज एन आर्ट, एक कला है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, तो बहुत ईजी है, बताओ, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है। अगला, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज़, आज की दुनिया में महान व्यक्तियों के बारे में हमारी जानकारी मुख्य स्रोत क्या है, वो है इंटरव्यू। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन टूडेज वर्ल्ड द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज इज इंटरव्यू, बहुत बढ़िया। यानी कि आज की पूरी दुनिया में महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, वो है इंटरव्यू। साक्षात्कार को सामने बिठाओ और क्वेश्चन करो, आपस में पता चल जाएगा लेवल क्या है, या फिर मतलब कैसी भावनाएं रखता है, अपने आप सोच का पता चलता है, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। अगला, वाई डिड मुकुंद पद्मवन मीट अम्बर्टो इको, ठीक है, यानी कि मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्टो इको से क्यों मिले, ठीक है, क्यों मिले। तो देखो, मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्टो इको टू नो अबाउट हिज नॉवेल, यानी कि जो मुकुंद अम्बर्टो है वो इको से उसके उपन्यास के बारे में जानने के लिए मिले थे। अब बताऊंगा मैं आपको इनका उपन्यास क्या बताता है, नेक्स्ट जब अपन शॉर्ट और लॉन्ग पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में क्वेश्चन लेंगे अपन, उनके लिए मिले थे। तो उपन्यास का क्या नाम था, द नेम ऑफ द रोज, ये उपन्यास का नाम था, इसके बारे में जानने के लिए मिले थे उनसे, ठीक है। और इको बोलोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इको जो था वो बोलोना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक है ना, जो इको थे, इको वॉज प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, ठीक है, बोलोना इन इटली, जो इटली के अंदर है, और इटली विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ये वहाँ के प्रोफेसर थे, इजी। अगला, व्हेन एंड हाउ डिड इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, इको ने कब तथा कैसे उपन्यास लिखना शुरू किया। तो इको स्टार्टेड इज राइटिंग एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, और व्हेन ही हैड नथिंग टू डू ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल। बहुत इजी बात है कि वो 50 साल की एज में लिखना शुरू कर दिया था, और जब लिखना शुरू किया था उससे पहले उनके पास में कोई चारा नहीं था, कमाई का जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने काम शुरू किया था, तो बहुत ईजी है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज अबाउट, द नेम ऑफ द रोज, ये किसके बारे में, अगर अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे आंसर देना है इसका, कि इट इज़ डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल बट इज ऑल्सो गोज डीपर इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री। बहुत ईजी है, ये एक जासूसी कहानी है, डिटेक्टिव स्टोरी है, ठीक है, और लेकिन बट ये दर्शन, यानी कि ही गोज टू डीपर इनटू मेटाफिजिक्स, दर्शन, फिलोसफी कह सकते हैं, दर्शन और धर्म विज्ञान, ठीक है, और तथा मध्य युगीन इतिहास यानी मिडाइवल हिस्ट्री, इसकी गहराई से डीपर, देखो डीपर मतलब गहराई से छानबीन करता है, गहराई से नॉलेज करवाता है ना, बहुत इजी, सब कुछ समझ में आएगा, लैंग्वेज बड़ी इजी है। अगला, व्हाट इज द सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, हिज हर ड्रीम रियलिस्टिक, यानी कि जो सोफी है उसका भविष्य के बारे में क्या स्वप्न है, क्या उसका स्वप्न वास्तविक है। तो देखो, सोफी वांट्स टू ओन ए ब्यूटिक, सोफी भविष्य में एक बुटीक खोलना चाहती है, बुटीक जानते हो ना, जहाँ पर मेकअप शेप ये किया जाता है, ठीक है, और टू बिकम ए मैनेजर
एन एक्ट्रेस और ए फैशन डिज़ाइनर इन फ्यूचर, और वो मैनेजर, अभिनेत्री और फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, ठीक है। हर ड्रीम इज़ नॉट रियलाइज, लेकिन उसका सपना जो वास्तविक है, रियल नहीं है, सिंपल। अगला, हु इज़ लिटिल ड्रिक, ड्रिक व्हाट डज ही से अबाउट सोफी, छोटा ड्रिक जो है वो कौन है, वह सोफी के विषय में क्या कहता है। तो लिटिल ड्रिक इज सोफीज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई है, और ही सेज अबाउट सोफी शी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज डोंट शी डेड। बहुत ही शानदार बात है कि वह सोफी के विषय में कहता है कि वह सोचती है, देख लो भलाई, शी अबाउट सोफी शी थिंक्स, वह सोचती है कि पैसा पेड़ पर लगता है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, ऐसे सोचती है वो। क्या ये ऐसा नहीं सोचती है, क्या ऐसा नहीं सोचती है डेड, मतलब वो कहता है कि क्या ऐसा ही नहीं सोचती है, मतलब डेड, ये ऐसा वो अपने फादर से ऐसा मान लीजिए कहता है, ठीक है। और एक्सप्लेन ब्रीफली सोफीज इमेजिनेशन विथ जॉफ, तो जॉफ के साथ सोफी कल्पना का संक्षिप्त थोड़ा वर्णन कीजिए। तो सिंपल है कि सोफी सा हर सेल्फ राइडिंग बिहाइंड जॉफ इन एन अननोन लैंड, ठीक है। जो सोफी है वो स्वयं को किसी अनजान स्थान पर, अननोन का मतलब क्या हो जाएगा, अननोन लैंड का मतलब अनजान स्थान, वहाँ पर जॉब के पीछे मोटरसाइकिल पर सवारी को करते देखती है। और द वर्ल्ड ग्रीटेड दैम विथ क्लैपिंग, और वे बढ़िया, यहाँ से तो अच्छा ये रहा ना, दे वर नाइस क्लोथ्स, अच्छा ये रहा, तो वे अच्छे बढ़िया कपड़े पहनती है। और क्लिपिंग का मतलब होता है तालियां बजाना, और संसार मतलब जो पूरा तालियां बजने की आवाज़ थी, जैसे उसका संसार उसका स्वागत कर रहा है। द वर्ल्ड ग्रीटेड मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो द वर्ल्ड वेलकम, ठीक है, वेलकम दैट विथ क्लैपिंग, जैसे उसको ऐसा लगा कि पूरा संसार उसका क्लैपिंग करके उसका स्वागत कर रहे हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मीटिंग ऑफ सोफी एंड डैनी केसी, है ना, यानी कि डैनी केसी, आप से सोफी और डैनी केसी की भेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखो ये बिल्कुल कहते हैं ना काल्पनिक थी। द मीटिंग ऑफ सोफी एंड डैनी केसी वॉज इमेजिनेशन, सिर्फ कल्पना था सोफी का, ठीक है। और सी हैज़ नेवर मीट डैनी केसी, यानी सोफी और डैनी केसी की भेंट केवल सोफी की एक कल्पना थी, वे दोनों कभी भी, वे डैनी और केसी से कभी भी नहीं मिली थी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यार इतना रिस्क तो आपको लेना चाहिए, मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली है, बहुत कम छोटा सा कैप्सूल बनाया है, ये आपको वेरी शॉर्ट पढ़ना है। फिर इन्हीं 8 चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट का भी जस्ट आपको कैप्सूल सेकंड मिल रहा है, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेना, 100% पेपर लगभग घूम फिर के इन्हीं में से आ जाएगा। बाकी आप समझते ही हो, अगर कैसा भी घुमा के आएगा तो आंसर आपको वही लिखना होता है, क्योंकि लैंग्वेज से मैंने मेन बातें सारी निकाल ली है, लगभग चैप्टर का निचोड़ इसमें आ जाएगा, इन क्वेश्चन में आ जाएगा, और बचा तो अभी लॉन्ग और शॉर्ट में हो जाएगा। इतना आप कर सकते हो, और करना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत कम टाइम है, लेकिन 3 घंटे परमानेंट आप इंग्लिश को पढ़ लो 8 दिन के लिए, 3 घंटे पढ़ना पड़े चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, प्रॉमिस एक ही रखना है। जैसे मैं अगर आपको पूरी रात जग के आपके लिए जो मेरा प्रॉमिस है वो निभा रहा हूँ, तो आपको भी प्रॉमिस निभाना है, और आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। ये फ्यूचर है, बनाओ और अच्छे से मेहनत करो, देखना आप बहुत कुछ, जब खुशी मिलेगी आपके पेरेंट्स को भी, आपको भी, कि हाँ यार कुछ किया है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगाओ, अपने आप को रोक के रखो, और कहते हैं ना सिटिंग पावर बढ़ाओ, मतलब कि 10, 15, 14 घंटे पढ़ो, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ये था अपना जो फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन है, उसका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर वाले, वो अपने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, लघुत्रात्मक और दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न का भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, उसमें मैंने बहुत कम सेलेक्ट किए हैं, बस उनको पढ़ लेना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ओके।